इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, केमिस्ट्री के अंदर एक चीज होता है रिएक्टेंट, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा रिएक्टेंट। और जो ये रिएक्टेंट है, ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनता है प्रोडक्ट, रिएक्ट करके बनता है प्रोडक्ट। तो दो बातें हमने समझा कि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि एक ए नाम का बंदा है रिएक्टेंट, एंड जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है बी नाम का बंदा है प्रोडक्ट। अब इस बात को समझना, अब जो ए है, मान लो ए है 10 किलो, ए हमारे पास 10 किलो है और बी हमारे पास इस टाइम पर जो प्रोडक्ट सपोज करो प्रोडक्ट हमारे पास है 3 किलो, 3 किलो हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास 10 किलो रिएक्टेंट है और जो रिएक्शन हुआ है, ए है 10 किलो और रिएक्शन चल रहा है और बी है 3 किलो। तो अभी ये कंडीशन है। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि जो इसके पास 10 किलो भी बचा हुआ है, 10 किलो, तो अपने 10 किलो से, मान लो अपने 10 किलो से इसने 2 किलो इसको गिफ्ट दिया कि भाई तू 2 किलो गिफ्ट ले ले। मान लो अपने 10 किलो से इसने 2 किलो इसको गिफ्ट दिया, लेकिन इस बंदे ने बोला नहीं भाई मेरे को तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए और इसने 2 किलो लौटा दिया। तो हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि इसके पास 10 किलो है, जैसे ही इसने 2 किलो आगे दिया, जैसे इसने 2 किलो प्रोडक्ट को दिया, प्रोडक्ट ने 2 किलो वापस लौटा दिया। तो इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा गया है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है प्यारे बच्चों, रिएक्शन चल रहा होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन आगे जा रहा होता है और रिएक्शन फिर पीछे भी लौट आता है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड। यानी इक्विलिब्रियम में चीजों के अंदर बदलाव नहीं आता। बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि जितना रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही रिएक्शन पीछे आ जा रहा है। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो, अगर समझो बात को, अगर ये 10 किलो है और इसने 2 आगे दिया, समझो ऐसे समझो, देखो ऐसे फील करो कि पहले 10 किलो था, ओके जी 10 किलो था, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 किलो आगे चले गए, ओके जी, लेकिन दोबारा 2 किलो मिल गया, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो 10 किलो है, ये 10 किलो चेंज ही नहीं होगा, 10 किलो ही रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चीजें बिल्कुल सेम रह जाती है, सेम कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट सेम रहता है, सेम मतलब कांस्टेंट, सब चीज सेम टू सेम लगेगा। रिएक्शन चल रहा होगा, अंदर ही अंदर रिएक्शन चल रहा होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो रिएक्शन तो चल रहा है पर आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 10 में से 2 गया तो 2 वापस भी आ गया। सपोज करो मेरे जेब में 100 रुपए का नोट है, 100 में से मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए और अगले ही पल 10 रुपए किसी ने मुझे दे दिए। 100 में से 10 रुपए खर्च हुए, दोबारा 10 रुपए मेरे पास आ गए, तो मेरे पास जेब में 100 रुपए का 100 रुपए ही तो बचेगा। इस बात को लॉजिकली सोचो। मान लो आप मार्केट में गए, आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपने 10 रुपए की टॉफी खरीद ली और अपने दोस्त से 10 रुपए का नोट उधार ले लिया, तो दोबारा तुम्हारी जेब में कितने आ गए, 100 रुपए ही आ गए। तो ऐसी वाली बात है कि चेंजेस नजर नहीं आता है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, अ रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है, व्हेन ऑल इट्स पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। जब सारे पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, हर चीज कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मतलब सेम रहे विथ टाइम, समय के साथ सब कुछ सेम रहे। अगर ये 10 किलो है तो 10 किलो ही रहे, अगर ये 3 किलो है तो 3 किलो ही रहे। तो पैरामीटर्स में क्या क्या होता है देख लो, जैसे कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, अमाउंट भी चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्शन आगे पीछे, लेकिन चेंजेस एक भी नहीं आते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब लिखने का तरीका क्या होता है देख लो, इक्विलिब्रियम को लिखने का तरीका क्या होता है। सपोज करो ए और ये बी है, तो ए ने बी को दिया तो बी ए को लौटा देगा। अगर ए ने बी को दिया है तो बी वापस कर देगा ए को। तो एक साइन होता है बेटा इक्विलिब्रियम का, साइन आगे पीछे। अब प्यारे बच्चों, मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, 2 रिएक्टेंट है और ये 2 रिएक्टेंट मिलके सी बना रहे हैं, सी। अब 2 चीज को मिलकर भी तो हम कुछ बना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मान लो दूध और चाय पत्ती को मिला के चाय बनता है, तो 2 चीजों को मिला के भी तो रिएक्शन हो सकता है ना। तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि ए प्लस बी अगर सी दे रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गया बैकवर्ड। मान लो पी से हमें क्यू मिल रहा है तो ये होगा फॉरवर्ड और ये होगा बैकवर्ड, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ए प्लस बी से सी मिल रहा है तो आगे का एरो फॉरवर्ड, पीछे का एरो बैकवर्ड। फटाफट इसे नोट करो और ये बात भी समझ लो जो यहां लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम किसे कहा जाएगा, देखिए इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब आगे का रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आगे का रिएक्शन पीछे का रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड, देखिए व्हेन द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का स्पीड और बैकवर्ड का स्पीड बराबर हो जाए, रिएक्शन जितना आगे जाए उतना ही पीछे जाए, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहता है, आगे पीछे, यानी रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, रिएक्शन हमेशा मोशन में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पहले जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की टाइप की बात करें ना तो बहुत आसान है समझना। पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके पास आइस है, तो ये आइस जो है, आइस मतलब बर्फ जो है पिघल के लिक्विड बन गया, लिक्विड बन जाए, तो भैया जो लिक्विड है दोबारा बर्फ भी तो बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आइस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी वहां पर बर्फ भी होगा और लिक्विड भी होगा। आप लोगों ने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज के अंदर कई बार क्या होता है, कच्चा बर्फ मतलब क्या है कि बर्फ के अंदर पानी भी होता है और बर्फ भी होता है। कच्चा बर्फ, फ्रिज के अंदर कई बार कच्चा बर्फ होता है जिसमें पानी भी रहेगा और जमा भी रहेगा, पानी जम भी जाता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। यानी कि क्या होता है वहां पर, आइस अगर लिक्विड बन रहा है
तो लिक्विड आइस बन जाता है, तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम है। पानी देखो, बर्फ पानी, पानी बर्फ, बर्फ पानी, पानी बर्फ, तो ये बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो फिजिकली हमें दिखाई दे, जैसे बर्फ पानी ये सब। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल है आइस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस से लिक्विड मिलेगा और लिक्विड से आइस मिलेगा, और ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में नहीं आता, टेंशन मत लो। फिर प्यारे बच्चों होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है प्यारे बच्चों, हम केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम देखते हैं। केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम, अरे यार केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम से मेरा क्या मतलब है, देखो अगर हमारे पास N2 है और हमारे पास H2 है, मान लो ये बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं, डाई नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये मिलके NH3 बनाएगा, NH3, ये मिलके NH3 बनाएगा, 2NH3। तो होता क्या प्यारे बच्चों, ये जो NH3 है ये टूट के दोबारा H2 बन जाएगा एंड N2 बन जाएगा। इसको फील करो, इसको फील करो, ऐसे फील करो कि N2, ऐसे फील करो, ऐसे फील करो कि जब N2 और H2 मिलके, N2 एंड H2 मिलके NH3 बना रहे हैं, तो ये NH3 टूट जा रहा है, ये NH3 ऐसे टूट के अलग होके दोबारा H2 और N2 बन जाएंगे, है ना। यानी N2 और H2 मिलके NH3 बनेंगे और NH3 टूट के दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे। दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां पर आयंस होते हैं, आयंस। सपोज करो हमारे पास एग्जांपल ये है, जैसे देखो CH3COOH। अब प्यारे बच्चों जैसे ये टूटेगा तो आयंस में टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, तो ये ऐसे टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस। तो जैसे ये आपस में टूट जा रहे, देखो ये पूरी तरह टूट गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपस में जुड़ जाए। अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो रिएक्शन पीछे आ जाएगा, देखो टूटने से रिएक्शन आगे गया, तो ये अगर आपस में कंबाइन हो गए तो दोबारा ये ऐसा बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयंस के बीच में, माइनस प्लस को बोलते हैं हम आयंस, आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको आयोनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है प्यारे बच्चों। और ऐसा इक्विलिब्रियम जैसे आइस और लिक्विड, इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है कि पानी से, मतलब बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। और प्यारे बच्चों जो केमिकल्स के बीच में हो, जैसे ये किसका एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल है कि A + B गिव्स C, तो C ने दोबारा हमें बैक कर दिया। फटाफट से नोट करो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है N2H2NH3। अब यहां पर सबसे खास बात क्या है, देखो ये रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट। तो ध्यान रखना हमेशा एक छोटी सी बात, ये रिएक्टेंट है और ये वाला जो होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बहुत ही गजब की बात समझाता हूं। देखो यहां पर ग्राफ बना रहा हूं मैं, जहां पर ये होगा मेरा कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर होता है अमाउंट, कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर होता है अमाउंट, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट प्यारे बच्चों। अमाउंट और टाइम की अगर हम बात करें तो देखो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घटता है प्यारे बच्चों, ये रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ये लॉजिकली सोचो, रिएक्टेंट घटता है बेटा, तो ये रिएक्टेंट घटा है, देखो ये घट रहा है रिएक्टेंट। तो मान लो मैं बात करता हूं कि मान लो ये मेरा N2 है, तो मेरा N2 घटेगा, ये N2 का ग्राफ है। वैसे अगर H2 की बात करें तो H2 भी घटेगा। ध्यान रखना हमेशा, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होगा तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऐसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट ऐसे बढ़ेगा, फिर उसके बाद सब कुछ सेम हो जाएगा। सेम का मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। सेम स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी समझना इक्विलिब्रियम में क्या होता है। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट घटता है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर एकदम से आ जाएगा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। कुछ भी चेंज ना होने का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में हम लोग खड़े हैं, ये है इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको ग्राफ समझाने का प्रयास किया, तो आप लोगों ने मुझसे क्या समझा कि देखो अगर ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो पक्का ये हमारा N2 है, ये हमारा सपोज करो H2 है, N2H2 घट रहा है, और ये क्या है बताओ, ये है NH3, क्योंकि ये बढ़ रहा है। देखो ऊपर से आने वाला घटेगा, ऊपर से आने वाला घटेगा, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। थ्योरी ऊपर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज बिकम्स कांस्टेंट, और कुछ टाइम बाद सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, सबका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हो, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी चेंज ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए हो। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली प्यारे बच्चों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसी को बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या होता है समझना डिटेल में। देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, इसको केसी कहा जाता है, केसी। तो केसी क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन केसी लिखा कैसे जाता है, सपोज करो हमारे पास ये रिएक्शन है 3A4B5Q9D, तो केसी लिखने का तरीका देख लो। केसी लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट वाले हैं प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को देख लो, इसके अंदर Q है एंड D है, तो आपको यहां पर Q लिखना है, Q, और यहां पर लिखना है आपको D, जो है वो लिख देना। जैसे हमारे पास Q है और D है, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट में। अब प्यारे बच्चों इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे ये 5 और ये 9, तो 5 और 9 इनके पावर्स लगा दो, ये 9 पर था, ये 5 पर था, यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसको सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, फिर डिवीजन लगा के आते हैं हम रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट पे हमारे पास है A एंड B, तो आपको नीचे लिखना है A एंड B, और इनकी पावर्स लगानी है आपको 3 एंड 4 प्यारे बच्चों, तो ये 3 एंड ये 4। तो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट का क्या मतलब है। देखिए ब्रैकेट का ये मतलब है, यहां पर ब्रैकेट का ये मतलब है कि आपको ना इस Q की मोलैरिटी लिखनी है, एग्जाम में दिया होगा मोलैरिटी, इस Q की मोलैरिटी लिखनी है। और प्यारे बच्चों जो D है, D, इस D की भी मोलैरिटी लिखनी है, यानी ब्रैकेट में जो भी है, जो भी ब्रैकेट में उसका मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब यहां पर प्यारे बच्चों अमाउंट है, अमाउंट या फिर इसको आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन,
ये कंसंट्रेशन है बेटा, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तब आपको मिलेगा लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट या फिर कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका दिमाग एकदम मस्त हो जाए। एनसीईआरटी का एग्जांपल करवा रहा हूं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देखिए एक रिएक्शन हो रहा है, सपोज करो एक रिएक्शन हो रहा है कि a प्लस बी गिव्स 2c, और यहां पर 1a है और 2b है, तो 1a 2b 2c दे रहा है, और बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम a की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर बेटा मोलैरिटी होता है, और b की कंसंट्रेशन भी है 0.1 मोल पर लीटर। तो a एंड b की कंसंट्रेशन दी हुई है, और आपसे बोला गया है कि जो c की कंसंट्रेशन है सपोज करो 0.01 मोल्स पर लीटर, और आपसे बोले कि भैया देखो हमने a का कंसंट्रेशन दिया, b का कंसंट्रेशन दिया, आपको c का कंसंट्रेशन दिया, अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो आप फटाफट दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे बेटे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। आप बोलोगे देख भाई हमारे को सर ने सिखाया था केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप बोलोगे c, तो ये c की पावर हो गई 2, डिवाइड करोगे b की पावर 2, क्या बात है, एंड a की पावर 1, यानी कि जो भी प्रोडक्ट में है c, तो c की पावर 2 हो गई, और रिएक्टेंट में b और a, तो b की पावर 2 a की पावर 1। अब फटाफट यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 0.01, तो 0.01 की पावर 2, क्या बात है सर, मजा आ गया सर। b कितना है, b है 0.1, तो 0.1 की पावर 2, और a कितना है, a है 0.1 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, हमने सीखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है समझना ध्यान से, लिखा है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, सपोज करो a और b का आपस में इक्विलिब्रियम चल रहा है, और बोला कि भैया इसके लिए जो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 4, ठीक है जी। आप बोले कि नहीं जी हम तो इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने का मतलब हम बोलेंगे नहीं b इस तरफ है, अच्छा केसी की वैल्यू 4 थी, सॉरी b इस तरफ है और a इस तरफ है, तो हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, पहले a से b था अब b से a हो रहा है, तो बेटा जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, नया वाला इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा 1/4, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। तो लिखा हुआ है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k न्यू इज 1/k ओल्ड, तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, नया वाला वो होता है 1/k ओल्ड, 1/k ओल्ड, यानी पहले 4 था तो अब नया वाला 1/4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, अगर किसी रिएक्शन को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सपोज करो a प्लस b गिव्स c, यहां पर इक्विलिब्रियम है और मान लो कुछ भी है, सपोज करो, और kc की वैल्यू 4 है, kc की वैल्यू 4 है, और आपने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। n से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मान लो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ले रहा हूं n इक्वल टू मान लो 8 ले रहा हूं, चलो n इक्वल टू 8, और मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8a 8b और ये 8c, सपोज करो ऐसा कुछ हो जाए, 8a 8b 8c हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्यारे बच्चों जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 4 की पावर n, 4 की पावर n यानी कि 4 की पावर 8 यानी n, समझो क्या हो रहा है, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स k न्यू इज इक्वल टू k ओल्ड की पावर n, k ओल्ड की पावर n, यानी पुराना वाला 4 था तो 4 की पावर में वो नंबर आएगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। सपोज करो कि मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया होता, 3 से, मैंने अगर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया होता, 3 से, अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली होती तो क्या होता, देखो 3a प्लस 3b गिव्स 3c, तो यहां पर आंसर क्या आता है बताओ, यहां पर आंसर आता है 3। तो आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में आ जाएगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा, तो नया वाला होता है ओल्ड की पावर n। अब प्यारे बच्चों अगला जो बहुत ही काफी समझदारी वाली बात है, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन 1 लेना है। सर ये मुझे समझ नहीं आया सर, आप अगर मुझे समझा दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। देखो सपोज करो हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम लिखा है कि a प्लस b गिव्स c, आपने बोला चलो 3a 4b 9c सपोज करो, और बोल दिया कि देखो जी ये ना हमारा सॉलिड है जी, ये प्योर सॉलिड है जी, ये प्योर लिक्विड है जी, प्योर लिक्विड बोल दिया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है जी। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे kc तो आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट तो c की पावर n लिखोगे, c की पावर आप n लिखोगे, c की पावर n, और रिएक्टेंट कौन है a एंड b, a की पावर 3 लिखोगे एंड b की पावर 4 लिखोगे। तो देखो यहां से ध्यान से, तो यहां पर समझना जब आप kc लिखोगे ना तो आपने लिखा c की पावर n, तो जी c की पावर n कोई दिक्कत नहीं है, c की पावर n, लेकिन देखो a सॉलिड है और b लिक्विड है, तो लिखा हुआ है फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1, यानी कि b की वैल्यू 1 लेनी है एंड a की वैल्यू भी 1 लेनी है, तो आप यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 3 और ये हो जाएगा b की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4, जो कि फाइनली आंसर c की पावर n ही आएगा। यानी कि सॉलिड प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 लेनी है, तो यहां पर हमारा a प्योर सॉलिड है, b प्योर लिक्विड है, तो इनकी जगह पर हमने नीचे 1 पुट किया है और c अपनी जगह पर है, c जो भी होगा हम क्वेश्चन में दिया होगा हम पुट कर देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सर समझ नहीं आया, समझाना देखो। जैसे हम लोगों ने केसी पढ़ा, तो केसी के अंदर हम क्या लिखते हैं, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा 3a 4b और यहां पर है 6c, 3a 4b 6c कोई रिएक्शन है, और ये जो कोई रिएक्शन है ये रिएक्शन है 3a 4b 6c कोई रिएक्शन है, और मान लो प्यारे बच्चों ये कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, तो यहां पर आपने केसी ऐसे लिखा कि भैया c की पावर 6 a की पावर 3 एंड b की पावर 4 आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है समझना, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहां पर हम लिखते हैं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ये प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन है, इसीलिए इसको केसी बोलते हैं। के मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कंसंट्रेशन।
लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसे बोले कि भैया मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, हमें ऐसे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आप क्या करोगे, देखो आपको लिखना पड़ेगा केपी। केपी क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हमें प्रेशर दिया हो क्वेश्चन में, अगर हमें कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, अगर सिंपल अमाउंट दिया है तो ये बहुत अच्छा है, केसी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर प्रेशर दिया है तो तब हम ऐसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे सी का प्रेशर, ऐसे लिखेंगे, देखो प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी, और इसकी पावर कितनी होगी, पावर होगी 6। देखो ये रहा सी, तो अब सी का हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर 6, और नीचे लिखना पड़ेगा प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए की पावर 3 एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर 4, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर हमें प्रेशर दिया हो तो हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा कि प्रेशर ऑफ सी की पावर 6, प्रेशर ऑफ ए की पावर 3, प्रेशर ऑफ बी की पावर 4। तो पी का मतलब यहां पर प्रेशर है और केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल, अब एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है, बोला गया कि देखो भैया ऐसी ऐसी बात है, एक रिएक्शन हो रहा है N2 3H2NH3 और आपको गिवन है प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो आप केपी लिखोगे, यहां पर केपी। तो केपी आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे देखो ये NH3 है तो प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 और डिवाइड किससे करोगे H2 प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 एंड प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1, क्योंकि यहां पर ये 1 है और इन सबकी वैल्यू आपको दी होगी, समझ करो। NH3 का दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेशर ऑफ NH3 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, नीचे प्रेशर ऑफ H2 1 दिया है तो 1 की पावर क्यूब, और प्रेशर ऑफ N2 2 दिया है, प्रेशर ऑफ N2 2 तो 2 की पावर 1। सॉल्व करना, आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, जो भी आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से आप केपी निकालते हो, तो केपी कुछ भी नहीं है, केसी जैसा ही है। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते धूम मचाएंगे। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ओहो, केपी एंड केसी का रिलेशन, केपी एंड केसी का रिलेशन, अरे सर केपी तो दिख ही नहीं रहा। केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलैरिटी वाला, कंसंट्रेशन वाला, इनके बीच में रिश्ता है क्या, हाँ रिश्ता है। लेकिन रिश्ता समझाने से पहले कुछ बातें समझा दो। देखिए मान लो कि हमारे पास कोई N2 गैस है, हमारे पास कोई 3H2 गैस है और हमारे पास ये NH3 गैस है 2NH3। तो प्यारे बच्चों यहां पर पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, डेल्टा, डेल्टा समझना पड़ेगा, और आपको एनजी समझना पड़ेगा, डेल्टा एनजी। ये डेल्टा एनजी क्या होता है समझना पड़ेगा। देखिए डेल्टा एनजी निकालने के लिए यहां पर जी का मतलब बेटा गैस होता है, गैस, तो डेल्टा एन जी, जी मतलब गैस के लिए। तो मान लो यहां पर जो गैस है वो 2 है, या NH3 गैस 2 है, तो पहले आपको यहां पे 2 लिखना है और माइनस करना है। देखो प्रोडक्ट पहले लिखना है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज चेंज चेंज, तो हमें चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में 1 3, तो रिएक्टेंट में 1 + 3, तो बेटा यहां पर डेल्टा एनजी का ये मतलब है कि 2 - 4 तो -2। तो डेल्टा एनजी निकालना आपने सीख लिया, क्या करना है, गैस का प्रोडक्ट माइनस गैस का रिएक्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, और डेल्टा एनजी निकालना हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में काफी अच्छे से सिखाया था। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो ध्यान रखना बेटा केपी जो होता है, केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर वाला, वो इक्वल होता है केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला, मोलैरिटी वाला, आरटी की पावर, आरटी की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैस, प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैस। अब यहां पर एक खास बात देना कि सर आर क्या होता है, तो देखिए आर की जो ऐसा यूनिट होती है 8.314, ऐसा यूनिट में इसकी इतनी वैल्यू होती है, और टी का मतलब यहां पर टेंपरेचर होता है, और डेल्टा एनजी यहां पर पावर में है, और डेल्टा एनजी आपको पता है, केपी आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए, केसी आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिए। इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। वेरी बच्चों लेट्स हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन, ओहो KC40 कैलकुलेट KP एट 373 केल्विन। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, समझना ध्यान से, कि हमें केसी दिया हुआ है और केपी निकालना है, तो हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, केपी इज इक्वल टू, क्या बात है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालते हैं, तो देखो डेल्टा एनजी निकालने के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। डेल्टा एनजी निकालने के लिए प्रोडक्ट में है 2, गैस देखो गैस 2 है, यहां पर 3 और 1 4, यहां पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 3 और 1 4, तो 2 - 4 आ जाएगा -2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप बोलोगे ठीक है जी हमें केपी निकालना है, केसी की वैल्यू कितनी है जी, केसी की वैल्यू 40, आप 40 लिख देना, आर की वैल्यू 8.314, और टी का मतलब क्या है, टेंपरेचर जो कि 373 केल्विन है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू है -2। अब एग्जाम में आप इसको सॉल्व तो नहीं कर पाओगे लॉजिकली, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर देना, एक्टिंग करने के बाद जो आंसर आए उसको छोड़ देना, कैलकुलेशन के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। टीचर भी समझदार होता है, उसको पता होता है कि बच्चा ऐसे पावर्स को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेन होता है अटेम्प्ट करने के नंबर, और टीचर बहुत खड़ूस है, और खास करके मैम है तो आधे नंबर काट लेगी, क्योंकि उनके लिपस्टिक का कलर डार्क नहीं आया था उस दिन, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू में कभी कभी आ सकता है, देखो लिखा हुआ है डेल्टा एनजी, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर प्यारे बच्चों कभी इसकी वैल्यू 0 आ जाए, 0 कैसे आ सकता है, मान लो ए नाम का कोई गैस है 3A, और यहां पर 3B नाम का गैस है, तो क्या होगा 3 - 3 0, यहां पर डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों कभी डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी और केसी बराबर हो जाते हैं, केपी केसी बराबर, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 हो गया और किसी की पावर 0 हो तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा केपी इज इक्वल टू केसी। तो अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो तो केपी केसी के बराबर होता है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से वैल्यू मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू मान लो 3 आ गई, तो 3 आने का मतलब क्या है कि केपी बड़ा होगा केसी से, याद रखना कि केपी की वैल्यू बड़ी होगी केसी से, और डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0, यानी अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसे -7 आ जाए फॉर एग्जांपल, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो केपी की वैल्यू छोटी होगी केसी से। एमसीक्यू में काम आ सकता है, बस इसको याद कर लो और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं।
अगर आप चाहते हो कि मैं थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन और जितने भी चैप्टर्स है उसका ऐसे ही वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, हाइप, सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू ऑल। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था केपी, अगर आपको केसी अगर आपको याद हो केसी, हम लोगों ने केसी पढ़ा था और केसी निकालना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे क्यूसी। सर केसी क्यूसी सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझा दो। देखो जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी, तो अभी इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे निकालते हो केसी। और केसी कैसे निकालते हो? मान लो ये पावर 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सी की पावर 3, बी की पावर 1 एंड ए की पावर 2। तो केसी क्या होता है प्यारे बच्चों? केसी लिखने का तरीका आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पर केसी लिखा जाता है। समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है? 2a प्लस 1b गिव्स 3c। तो इक्विलिब्रियम पर आप केसी लिखते हो। लेकिन मान लो जैसे a प्लस बी गिव्स c, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, अभी हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया है। किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, हम किसी रैंडम टाइम पर, अभी इक्विलिब्रियम है कि नहीं हमें नहीं पता। भाई इस रिएक्शन में लेन देन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं हमें नहीं पता। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो निकालते हैं उसको हम क्यूसी बोलते हैं, यानी केसी निकालते हैं इक्विलिब्रियम पर। जब ऐसे दो एरो हो, जब दो एरो हो तो हम केसी निकालते हैं। लेकिन अगर एक एरो हो या हमें पता ही नहीं है क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो हम क्यूसी निकालते हैं। और क्यूसी कैसे निकालते हैं? सेम तरीका। मान लो यहाँ पर 2a है, 1b 3c, तो सेम तरीका, c की पावर 3, b की पावर 1 एंड a की पावर 2, बस सिंपल। तो क्यूसी और केसी सेम तरीके से निकाले जाते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यूसी का नाम होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब क्यूसी क्या है? क्यूसी हेल्प करता है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी क्यूसी से ना हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता लगता है। सर हमें समझ नहीं आया, अभी मैं समझा दूंगा, वेट करो। यानी क्यूसी जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। सर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब नहीं पता। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन आगे जा रहा है कि रिएक्शन पीछे आ रहा है, ये क्यूसी से ही पता लगता है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा, पहले वेट करो, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। एक होता है इक्विलिब्रियम पर केसी और किसी भी टाइम पर होता है क्यूसी। और इस क्यूसी की हेल्प से हम क्या पता लगाते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पता लगाते हैं, जो कि आपको पता लगेगा, बस वेट करो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखना सिखाया कि 2a 3b 5c है, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं आपको बता रहा था क्यूसी, ये हमारा क्यूसी है, ये हमारा क्यूसी है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने क्यूसी की वैल्यू निकाल ली और उसी क्वेश्चन में मैंने केसी की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन में क्यूसी की वैल्यू निकाली और केसी की वैल्यू निकाली, तरीका दोनों का सेम होता है, सेम तरीके से। और ये दोनों वैल्यू बराबर आए, ये दोनों वैल्यू बराबर आए तो हम अगर समझो, अगर हम बोले ऐसा कुछ, समझना ध्यान से, अगर हम बोले कि क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर है, यानी हम इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं। यानी अगर कभी भी क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू बराबर हो तो आप इक्विलिब्रियम पर खड़े रहते हो। सर मुझे समझ में कम आ रहा है, अभी सब समझ में आएगा, वेट करो, अभी सब समझ में आएगा। देखो तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। कभी भी क्यूसी और केसी, अच्छा एक छोटी सी बात जान लो कि केसी निकालने का तरीका और क्यूसी निकालने का तरीका सेम है। केसी निकाला जाता है जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो, इक्विलिब्रियम पर हम खड़े हैं। क्यूसी निकाला जाता है किसी भी रैंडम टाइम पर, और क्यूसी की हेल्प से हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता लगेगा, वो बाद में बताऊंगा। पर फिलहाल ध्यान रखना, अगर केसी और क्यूसी बराबर है, केसी और क्यूसी बराबर होने का मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यूसी और केसी अगर बराबर होगा तो हम इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम हो जाए, इसको बोलते हैं कम, कि क्यूसी कम है केसी से, यानी केसी ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन आगे जा रहा है। फिर प्यारे बच्चों, अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से, तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और कभी क्यूसी और केसी बराबर है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैं यही आपको कह रहा था, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे देखो लिखा हुआ है कि क्यूसी का नाम है रिएक्शन कोएफिशिएंट, केसी का नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, क्यूसी जो है वो बात बताएगा हमें डायरेक्शन निकालने के लिए, कि डायरेक्शन क्या, रिएक्शन आगे जा रहा है कि रिएक्शन पीछे जा रहा है, कि रिएक्शन, समझ पा रहे हो, सब बताएगा हमें। और निकालने का तरीका कैसा होता है? सेम, निकालने का तरीका सेम केसी जैसा है, बिल्कुल सेम केसी जैसा तरीका है। और आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि क्यूसी छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्यूसी बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, और क्यूसी केसी बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं, समझ जाओगे। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक है, 2025 के एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है 2024 में, मतलब हाँ वही 25-24 में। क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दिया होता है ऐसा ही सिंपल, बोला कि केसी फॉर द रिएक्शन इज 40, इस रिएक्शन के लिए केसी 40 है, बोला प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्यूसी, हमें क्यूसी निकालना पड़ेगा। तो अब क्यूसी कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको कहा था कि क्यूसी निकालने का तरीका क्या होता है, कि आपको सेम सी की पावर 1, बी और ए की पावर भी यहाँ पर 1 है बाई चांस क्वेश्चन में। अब देखो सी की वैल्यू कहीं दी होगी, तो बोला गया है इफ मोरल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी इतना, ए बी सी तीनों का बराबर है, ए बी सी तीनों का बराबर दिया है, ठीक है जी। तो सी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 5 है, सारे बराबर है। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो आंसर आ गया 1/5। अब ये 1/5 कितना होगा? 0.4 होगा, आई होप 1/5 0.4 ही तो होगा। हाँ 1/5 0.4, नहीं 1/5 0.4 नहीं, एक मिनट रुक जा, 10/5 है ना ये, सॉरी। अब बताओ इतनी गंदे दिन आ गए हैं, 5 पॉइंट लगा के 0.2 होगा, 0.2। तो प्यारे बच्चों यहां से हमने क्यूसी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो आप समझना एक बहुत ही गजब की बात, अब हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखो यार, हमारे सर ने सिखाया था कि क्यूसी अगर केसी के बराबर हो तब तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर क्यूसी छोटा है केसी से तो फॉरवर्ड। तो यहां पर देखो केसी की वैल्यू है 40, केसी है 40 और क्यूसी हमारा क्या है 0.2।
तो देखो क्यूसी की वैल्यू है 0.2 जो कि छोटा है 40 से, केसी से छोटा है। देखो क्यूसी हमारा 0.2 आया है और केसी है 40। इस क्वेश्चन में केसी 40 है, यानी रिएक्शन कहां जा रहा है? फॉरवर्ड, यानी इस टाइम पर रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, इस टाइम पर रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। तो आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था प्यारे बच्चों, इस चीज को हमने समझा कि क्यूसी इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा, क्यूसी निकालने का तरीका सेम रहता है और 3 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। अब फटाफट इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन के लिए डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ये रहा, केसी की वैल्यू 100 है, N2 की वैल्यू रखी है, H2 की वैल्यू रखी है, NH3 की वैल्यू रखी है। तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले निकालोगे क्यूसी। आपने क्यूसी निकाला है ना, देखो क्वेश्चन में केसी दिया हुआ है, अब हमें क्यूसी निकालना पड़ेगा। तो आपने क्यूसी निकाला और क्यूसी की वैल्यू आ गई 0.2। तो आपने बोला देखो यहाँ क्यूसी छोटा है केसी से, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या बात है, यानी इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, ये एग्जांपल है, ये रहा क्वेश्चन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जहां पर रिएक्शन ये रहा और गिवन है केसी इतना है, N2 इतना है, H2 इतना है, NH3 इतना है, इक्विलिब्रियम पर, मतलब इक्विलिब्रियम पर केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे दिया होता है। क्वेश्चन में मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया? कहां गया, कहां है हमारा क्वेश्चन? ठीक है, सब ठीक है, समझ में आया? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में क्यूसी निकालना होता है बस, और चेक करना होता है कंडीशन कौन सी है। सो प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या है देखिए, यहां पर ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आप लोगों ने ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में मुझसे पढ़ा था, बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर पढ़ाया है। तो डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और इक्विलिब्रियम पर अभी हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर ना गिव्स फ्री एनर्जी एंड ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों में रिलेशन क्या है देख लो। यानी गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक फॉर्मूला है, रिलेशन। तो देखिए जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, वो होता है इक्वल टू में -2.303 RT, जहां पर R का मतलब ये होता है, T का मतलब टेम्परेचर, लॉग केसी। लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना मैंने YouTube पर पहले से बता रखा है, और अदरवाइज इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता। अगर आएगा भी तो आप R की वैल्यू पुट कर देना, टेम्परेचर पुट कर देना और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट कर देना, बस, उससे ज्यादा आप कुछ करने भी नहीं सकते हो। तो बस ये एक रिलेशन था जो आपको ध्यान रखना है। रिलेशन क्या था कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो होता है -2.303 RT लॉग केसी। इस फॉर्मूले को लिख लो, इसके ऊपर ज्यादा कुछ खास बात आती नहीं है, फटाफट इसे लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बस हमें 2 पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी केसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, केसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और डेल्टा जी होगा यहां पर नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव, ध्यान रखना, 0 से छोटी का मतलब होता है नेगेटिव। तो जो हमारा रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन आगे जा रहा होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, अपने आप। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना कि केसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो, और उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। केसी की वैल्यू 1 से अगर छोटी हो जाए, केसी की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, 1 से छोटी मतलब कितना, 1 से छोटी का मतलब क्या है, समझो बात को। 1 से छोटी का मतलब है, मान लो केसी की वैल्यू आपकी 1 से छोटी कितनी हो सकती है, 0.3, ये 1 से छोटा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है। यहां पर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारा कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, अपने आप। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। कई सारे बच्चों को यहां पर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि ये पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है, आपको पीछे का चैप्टर आएगा तभी आप ये कर पाओगे। लव यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, जो भी बातें हमने जाना, उसके बाद अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम चल रहा है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अगर इसने 2 रुपए दिए, समझो, अगर इसने 2 रुपए इसको दिए तो ये 2 रुपए लौटा देगा, 2 रुपए लौटा देगा, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यार ऐसे कह लो कि अगर सिंपल भाषा में कहे कि अगर ये आगे 10 किलो भेज रहा है, ए अगर आगे 10 किलो भेज रहा है तो बी उसको 10 किलो लौटा दे रहा है, बहुत ही सिंपल। तो ये तो अभी इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम डिस्टर्ब करें तो क्या होगा। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। तो पहले आपने मुझसे ये समझा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि 10 किलो अगर आगे जा रहा है तो 10 किलो पीछे भी आ रहा है। अब डिस्टर्बिंग का क्या मतलब होता है समझा रहा हूं, देखो। डिस्टर्बिंग का ये मतलब होता है कि ए और बी के बीच में रिश्ता चल रहा है, एक अच्छा सा रिश्ता चल रहा है कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। अब समझना ध्यान से, मान लो इसके पास है 10 किलो और इसके पास है 4 किलो, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इसका 10, समझना, इसका जो 10 है वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, इसका जो 4 है ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जब ये आगे देगा तो वो लौटा देगा, तो 10 सेम टू सेम रहेगा, 10 बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इनके इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, देखो इनके इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैंने बोला कि भाई 10 किलो और 4 किलो अभी इक्विलिब्रियम है, अभी पूरी तरह इक्विलिब्रियम है, यानी ये चाहता है कि इसका 10 किलो ही रहे, ये चाहता है कि इसका 4 किलो ही रहे। इक्विलिब्रियम का यही तो मतलब है कि अगर इसका 10 किलो है तो इसका 4 किलो ही रहेगा, सब कुछ बिल्कुल कांस्टेंट है, सब कुछ बिल्कुल सेम है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। लेकिन तुमने क्या किया, समझना ध्यान से, तुमने क्या किया, तुमने बाहर से इसको 5 किलो दे दिया एक्स्ट्रा, आपने बाहर से इसको 5 किलो एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये बंदा क्या कह रहा है, अरे ओए मेरे पास 10 किलो था, मैं इक्विलिब्रियम में था, तूने मुझे 5 एक्स्ट्रा दिया है। तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा 5 किलो है ना वो आगे भेज देगा, यानी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट इसके पास आएगा वो आगे वाले को दे देगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं 10 में खुश हूं, मैं 10 में खुश हूं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहेंगे कुछ ऐड करके, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहेंगे कुछ ऐड करके, तो जो भी आपने ऐड किया है उसकी वजह से रिएक्शन आगे चला जाएगा, उसकी वजह से रिएक्शन आगे चला जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो ये बंदा उस एक्स्ट्रा को भगाएगा, उस एक्स्ट्रा को नलिफाई करेगा, उस एक्स्ट्रा को खत्म करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि 2 बंदों के बीच में इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम पर एक फैसला हो चुका है कि इसके पास 10 किलो है और इसके पास 4 किलो है,
और बाई चांस अगर आप इसके 10 को बढ़ाना चाहोगे तो ये अपने उसको घटाना चाहेगा। अगर तुम कहोगे भाई हम 5 किलो एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो ये बोलेगा नहीं मैं ऐड नहीं करने दूंगा, इसको वो आगे भेज देगा। यानी अपने आप को 10 किलो पर ही रखना चाहेगा, अपने आप को 10 किलो पर ही रखना चाहेगा। तो प्यारे बच्चों, डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम एंड इसी को बोलते हैं ली चैटरियल्स प्रिंसिपल। तो ली चैटरियल्स प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इज डिस्टर्ब्ड, उसको आप डिस्टर्ब करोगे, द रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन इस प्रकार से अपने आप को शिफ्ट करेगा एज टू अपोज या रिड्यूस द इफेक्ट, वो रिड्यूस करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। अगर मान लो ये कहता है कि मैं 10 किलो में खुश हूं, मैं 10 किलो में इक्विलिब्रियम पे हूं, और तुमने बाहर से 2 किलो डाल दिया, तो ये क्या करेगा? इस 2 किलो को आगे भेज देगा। 2 किलो को आगे क्यों भेज देगा? ताकि खुद को क्या कर सके, ये खुद को अपने आप को मेंटेन कर सके। तो ये क्या कर रहा है? अपने अंदर की जो चेंज है, अपने अंदर जो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हटा रहा है, उस चेंज को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस द इफेक्ट, अपने अंदर के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है। कुल मिला के अगर किसी 10 किलो है किसी के पास इक्विलिब्रियम पे, और तुम उसको 1 किलो दोगे, तो ये बंदा कहेगा वो भाई रहने दे, मैं 10 में ही खुश हूं, ये 1 किलो को आगे भेज देगा। तो इसने रिएक्शन को शिफ्ट कर दिया, रिएक्शन को आगे भेज दिया कि भाई मैं अपनी जगह पे खुश हूं। तो व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, द रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन इस प्रकार से शिफ्ट होगा, इट विल ट्राई टू अपोज या फिर रिड्यूस द इफेक्ट, वो रिड्यूस करेगा, अपोज करेगा कि नहीं मैं 10 में ठीक हूं, ले 1 को ले जा, तू ले जा, ऐसे। दैट इज व्हाट ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम। पहले बच्चों अब हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कि हम कुछ अमाउंट्स में चेंजेस करेंगे। देखो सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, देखो अब ये रिएक्शन क्या है समझना, N2H2 to NH3। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अब हम N2 को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप N2 को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? देखो जैसे हम N2 को बढ़ाएंगे तो N2 कहेगा ओए मुझे बढ़ना नहीं है, तो अगर N2 बढ़ गया तो अपने आप को घटाना चाहेगा, और घटाने के लिए क्या करेगा? ये आगे भेज देगा। अगर आप N2 को बढ़ा रहे हो, समझो आप इसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप इसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप N2 की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो N2 कहेगा नहीं भाई मुझे बढ़ना नहीं है, क्यों बढ़ा रहा है मुझे, वो रिएक्शन को आगे भेज देगा। जो भी इसमें बढ़ेगा तो वो रिएक्शन को आगे भेज देगा। तो क्या हो रहा है? देखो इफ N2 इंक्रीज, रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड। अगर हम H2 को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? समझो अगर हम H2 को बढ़ा देंगे तो H2 कहेगा ओए मेरे को क्यों बढ़ा रहे हो, मैं खुश हूं अपनी जगह पे, मुझे मत बढ़ाओ, मुझे बढ़ाया ले, उसने भी फेंक दिया, तो इसने भी रिएक्शन क्या कर दिया? फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड। अब देखो अगला केस इसके अंदर, अगला केस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास NH3 है और मैंने NH3 को बढ़ा दिया, समझना, अब इधर के बंदे को हमने बढ़ा दिया, हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये क्या कहेगा? ओए मुझे बढ़ना नहीं है, मुझे बढ़ना नहीं है, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। तो बहुत सिंपल, इस चीज को समझो, अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं आगे दे दूंगा, अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं आगे दे दूंगा, और मेरे पास ज्यादा है तो मैं पीछे दे दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी क्या है प्यारे बच्चों? अगर इधर का ज्यादा हो तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड, और अगर इधर का बढ़ जाए तो रिएक्शन क्या जाएगा? बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा इसका उल्टा देखो, अब इसका उल्टा देखना, इसका उल्टा देखना ध्यान से। मान लो किसी ने नाइट्रोजन को कम कर दिया, अब कोई नाइट्रोजन को कम कर दे, तो नाइट्रोजन बोलेगा यार मेरा कम कर दिया है, मेरा कम कर दिया है, मैं NH3 से वापस मांग लूंगा फिर। अब लॉजिकली सोचो, अगर N2 बढ़ रहा था तो रिएक्शन आगे जा रहा था, अगर कोई N2 को घटा दे, अगर ये घट जाएगा तो बोलेगा नहीं यार मेरा घटा दिया तूने, तो मैं इससे छीन लूंगा, तो रिएक्शन कहां आएगा? बैकवर्ड। तो वही लिखा देखो N2 डिक्रीज, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अब देखो दोबारा एक और चीज, मान लो किसी ने H2 को घटा दिया, इसकी वैल्यू को घटा दिया, अरे भाई तूने मुझे घटा दिया, मैं NH3 से छीन लूंगा। अगर आप H2 को घटा दोगे तो रिएक्शन कहां आएगा? बैकवर्ड। और प्यारे बच्चों इसका एक और देखो टॉपिक, मान लो किसी ने NH3 को घटा दिया, अभी NH3 घट गया, सोचो इसका अमाउंट घट जाए, इसका अमाउंट घट जाए, तो कहेगा मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मेरा अमाउंट घट गया है, तो मुझे अपने अमाउंट को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ये इनसे हेल्प मांगेगा, तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। यानी कि कोई चीज बढ़ेगी तो वो घटाना चाहेगा, और कोई चीज घटेगी तो बढ़ाना चाहेगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैं कहता हूं कि NH3 का अमाउंट घट गया, ये कम हो गया, अब ये कम हो गया तो ये परेशान है, तो ज्यादा करने के लिए क्या करेगा? ये ज्यादा करने के लिए, खुद को ज्यादा करने के लिए इन दोनों से हेल्प मांगेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी डिटेल में, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो यहां पर क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे A और ये B के बीच में इक्विलिब्रियम है, अगर हमारा A ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो ये सोचेगा यार मेरे पास पैसा ज्यादा है, चल भाई इसकी हेल्प कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इसके पास कम हो जाए, इसके पास कम हो जाए, तो B सोचेगा कि यार उसके पास कम है तो इसकी हेल्प कर देते हैं। अगर A को हमने कम कर दिया तो B सोच रहा है कि इसकी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे काम चल रहा है। सपोज करो A और B के बीच में इक्विलिब्रियम है, और B की वैल्यू कम हो जाए, तो A सोचेगा यार चल उसकी हेल्प कर देते। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है ये आपको आइडिया लगना चाहिए। जैसे सेम देखो, यहां पर कहां गया, यहां पर देखो सेम, समझना इस बात को ध्यान से, डरो मत, मैं पूरी हेल्प करूंगा, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अब देखो जैसे मान लो हमने क्वेश्चन दिया रैंडमली कि NH3 घट गया, अब NH3 घट गया तो ये लोग सोचेंगे अरे यार NH3 घट गया ना, चल उसकी हेल्प करते हैं, तो बढ़ाने के लिए चले जाएंगे ये लोग, तो ये होगा फॉरवर्ड। तो अगर NH3 डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो किसी ने कहा कि हमने भैया N2 को घटा दिया, अब ये घट गया तो NH3 कहेगा यार वो घट गया ना, चल उसकी हेल्प करते हैं, यानी जो कमजोर पड़ जाएगा उसकी हेल्प की जाएगी। ट्रिक बता रहा हूं, जो कमजोर पड़ जाएगा उसकी हेल्प की जाएगी। तो अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज करो किसी ने बोला कि हाइड्रोजन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, चल इसकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया बढ़िया से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर चेंज करने से क्या होता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर PCl5 गैस है, PCl3 गैस है, Cl2 गैस है। अब हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक देता हूं कि अगर प्रेशर इंक्रीज करे ना
तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखोगे तो यहां पर है 1 मोल और इधर है 1 और 1, इस तरफ है टोटल 2, इस तरफ इन दोनों को मिला के टोटल 2 है, 2 मोल्स, और इस तरफ है 1 मोल, सिर्फ 1। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगा। लेस नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? लेस नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि रिएक्शन 1 की तरफ आएगा, क्योंकि इधर PCl5 गैस 1 मोल्स है इसके, और यहां पर 1 + 1 2, यहां पर 1 + 1 है 2। तो प्रेशर इंक्रीज करने से लेस नंबर ऑफ मोल्स, और लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है? इधर। तो रिएक्शन जो है पीछे की तरफ जाएगा, पीछे। तो काफी अच्छा ट्रिक बताया मैंने आपको। तो इफ प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड, रिएक्शन पीछे जाएगा। अच्छा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा? जो हमारा रिएक्शन होगा वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाएगा 2 की तरफ। 2 हमारे पास मोर नंबर ऑफ मोल्स है, 2 की तरफ। 2 मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो A गैस प्लस 5B गैस और यह है 1C। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहां जाएगा? तो लिखा हुआ है अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। तो यहां पर लेस कहां पर है? देखो, इस तरफ है 1 + 5, इस तरफ है 6 और इस तरफ है 1 1। तो प्रेशर इंक्रीज करने से लेस की तरफ है ना, प्रेशर इंक्रीज करने से लेस नंबर ऑफ मोल्स, यानी रिएक्शन इस तरफ जाएगा। इस तरफ मतलब लेस की तरफ, 1 की तरफ, जो कि फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है फॉरवर्ड। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन अपने हिसाब से आपको करना है। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 2 केस हमें पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 2 केस हमें पढ़ना है। पहला केस क्या है? देखो, पहला केस है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कि A + B और हमें हीट देनी पड़ रही है। अब हीट देंगे तब जाके C बनेगा। C मतलब प्रोडक्ट, C मतलब प्रोडक्ट। यानी ऐसा कभी हो A + B + हीट, फिर आपको मिले C मतलब प्रोडक्ट मिले, तो आप समझ जाओ ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। यहां पर हीट देना पड़ रहा है, हीट। तो प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ध्यान रखना, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंथैल्पी चेंज 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? A + B + हीट, हमें हीट देनी पड़ती है तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरे पास कोई है X + Y + हीट और इससे हमें मिला Z, और हमने यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहां पर हीट को हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहां पर हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो एंडोथर्मिक में इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अब प्यारे बच्चों मान लो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? डेल्टा H लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है प्यारे बच्चों की डेल्टा H हमारा नेगेटिव है, डेल्टा H हमारा नेगेटिव है। यानी यहां पर क्या होगा इसको समझना। जैसे मान लो कहीं लिखा है X + Y और आपको मिलेगा यहां पर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ प्यारे बच्चों आपको हीट मिलेगा, हीट। तो इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जब हीट इस तरफ होता है, जब हीट इस तरफ हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि कोई A + B है, आपको प्रोडक्ट के बाद हीट मिलेगा। तो यहां पर अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, रिएक्शन यहां पर बैकवर्ड जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि अगर हम एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और एक्सोथर्मिक में इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो एंडोथर्मिक में हीट यहां पर होता है, तो हीट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक में हीट इस तरफ होता है, तो अगर यहां पर आप हीट को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, क्योंकि इधर का बढ़ेगा तो रिएक्शन पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर चुके हैं, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, टेम्परेचर से। अब कैटलिस्ट, प्यारे बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करे। रिएक्शन RXN का मतलब होता है रिएक्शन, जो रिएक्शन को फास्ट करे। तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को फास्ट करता है। नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं आपको मैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मान लो मेरे पास इक्विलिब्रियम है, मेरे पास यहां पर इक्विलिब्रियम है, A और B के बीच में इक्विलिब्रियम है, और मैं यहां पर इनर्ट गैस डाल दूं। अब ये इनर्ट गैस क्या होता है बेटा? इनर्ट गैस यानी कि वो जैसे नोबल गैसेस होती है, नोबल गैस, नोबल गैस, हीलियम, जो हीलियम है नोबल गैस है। तो अगर इसके अंदर मैं नोबल गैस डालूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप नोबल गैस डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया इक्विलिब्रियम के बारे में। अब फटाफट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो प्यारे जो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है ना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है। देखिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अर्हीनियस नाम का कॉन्सेप्ट आता है। अर्हीनियस ने एसिड किसे बोला समझिए। इन्होंने बोला एसिड वो होगा सब्सटेंस दैट गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी। अगर किसी चीज को सपोज करो यहां पर पानी है और यहां पर हम HCl डाल रहे हैं, HCl, तो अगर मुझे यहां से H+ मिले, H+, तो हम इसको एसिड बोलेंगे कि भैया ये एसिड है ना। तो एसिड कौन होगा कि पानी में जो H+ दे, जैसे हमने HCl को डाला और HCl पानी के साथ मिला, जब HCl पानी के साथ मिला यानी पानी के सॉल्यूशन में, HCl जो है पानी के सॉल्यूशन में, और उसने मुझे H+ दिया, तो एसिड वो होता है सब्सटेंस दैट गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, जो H+ दे पानी के साथ सॉल्यूशन में। अच्छा जी, बेस किसे कहा गया? सब्सटेंस दैट गिव्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, जो OH- दे उसको बेस कहा गया। तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये अर्हीनियस साहब ने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। उसके बाद एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी करके थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा देखो एसिड वो होगा सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+, जो H+ दे वो एसिड होगा। ब्रॉन्स्टेड साहब कहते हैं सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+, जो H+ दे वो एसिड होगा, ठीक है। लेकिन बेस के बारे में क्या कहते हो? वो कहते हैं सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+, वो बेस होगा। यानी यहां पर इन्होंने डेफिनेशन बदल दी। इनके हिसाब से जो H+ दे, फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl से हमें H+ मिलेगा, तो ये एसिड है। सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+, वो एसिड है।
और दूसरा क्या बोला, बेस किसे बोला, बेस सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+, जो H+ को एक्सेप्ट करे वो बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो NH3 है, ये NH3 है और इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके बना लिया NH4+। तो अगर इसने H+ को एक्सेप्ट किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेस। तो जो H+ दे वो एसिड है और जो H+ ले वो बेस। तो इनका डेफिनेशन थोड़ा अलग था, उनका डेफिनेशन बचपन वाला डेफिनेशन है, ये थोड़ा अलग डेफिनेशन है। और प्यारे बच्चों फिर आते हैं लुईस साहब कुछ अलग ही बातें करते हैं। लुईस साहब क्या कहते हैं इस चीज को समझिएगा। लुईस कहते हैं देखिए एसिड कौन है, सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन को ले वो एसिड है। ये तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। लुईस कहते हैं सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ले वो एसिड है, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अरे भैया इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या जिस बंदे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उन्होंने एसिड कहा। एग्जांपल दिया जैसे BF3, AlCl3, FeCl3, ये सभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और मान लो Cl+, अब Cl+, भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये भी हमारा लुईस एसिड कहलाएगा, एसिड। तो एसिड वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे H+ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो H+ भी एसिड है। तो बोला गया कि एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहे, जिसके इलेक्ट्रॉन की लालच हो। और इलेक्ट्रॉन की लालच किसके पास होगी, कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फिर बेस किसे बोला गया देखिए बेस कौन होगा, सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बंदा इलेक्ट्रॉन दे वो बेस है। जैसे यहां पर क्या था, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो एसिड है। बेस कौन है फिर, सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको बेस कहा गया। फॉर एग्जांपल NH3 के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास एक्स्ट्रा। H2O के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। Cl- के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा संख्या है, वो सारे बेस होंगे। इस प्रकार से हमने एसिड बेस कांसेप्ट को झटके से समझा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, एसिड बेस कांसेप्ट समझने के बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने से पहले मेरे मन में एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर टॉपिक। देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये या फिर हमारे पास कह सकते हो सब्सटेंस है या आइटम है, सब्सटेंस। अभी जो सब्सटेंस है इसका कॉन्जुगेट बेस से क्या मतलब है, देखिए अगर इस सब्सटेंस से मैं H+ को रिमूव कर दूं, H को गायब कर दूं, तो H को गायब करके जो बनता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर इसके अंदर से एसिड वाले पार्ट को हम हटा दे, एसिड वाला पार्ट कौन है, H, अगर H+ को हम हटा दे, एसिड वाले पार्ट को हटा देंगे, तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ये बेस मान लो इसके अंदर से मैंने H वाला पार्ट हटा दिया, H वाला पार्ट, एक H हटा दूंगा तो क्या बचेगा बताओ, HSO4-, क्योंकि आपने क्या किया, एक H हटा दिया तो H2 की जगह पर H बचेगा, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर इसमें से एसिड को हटा दूं तो जो बचेगा वो बेस होगा। अब देखो इसका क्या होगा, NH3, इसका क्या होगा, इसका अभी माइनस है तो एक और माइनस आ जाएगा, CO3-2, क्योंकि आपने एक H+ हटाया है। अगर एक प्लस और हटा दोगे तो 2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है अगर आपको कभी भी कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो H+ को हटा दो, हटा दो, ठीक है, किसी के भी H+ को हटा दो, H+ को हटा दोगे तो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, देखो तो ये NH3 है तो इसमें मुझे H+ ऐड करना है। अगर हम H+ ऐड करेंगे तो वो एसिड बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। समझे मेरी बात को? तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, H+ ऐड करते हैं। अगर H+ ऐड करोगे तो एसिड बनेगा, बहुत लॉजिकल भी है कि H+ ऐड करेंगे तो एसिड बनेगा और H+ हटा देंगे तो बेस बनेगा। सोचो मैंने H+ हटा दिया तो बेस और H+ ऐड कर दिया तो एसिड। तो ये बात ध्यान रखना प्लीज। सो फाइनली प्यारे बच्चों, चैप्टर को हम पहुंचा चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट्स तक। अभी देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली प्लस माइनस वाले होते हैं, जैसे कि H+, Cl-, Na+, Cl-, या आप कह सकते हो कि CH3, COO-, H+, या कह सकते हो NH4+, OH-। तो प्यारे बच्चों ये सब ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप है, मतलब जितने भी प्लस माइनस वाले होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप है, पहला है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके नाम पर मत जाना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, देखिए सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली क्या मतलब है समझा रहा हूं, जो टूटे नहीं। डिसोसिएट का मतलब है कि जो टूटे नहीं। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल मैंने पानी के अंदर कोई कंपाउंड डाला, सपोज कोई कंपाउंड डाला मैंने CH3COOH, इस कंपाउंड को डाला पानी के अंदर डाल दिया, मैंने डाले 100 पार्टिकल, मैंने 100 पार्टिकल डाले, समझना ध्यान से, मैंने 100 पार्टिकल डाले और टूटा सिर्फ 2 पार्टिकल। पानी के अंदर 2 ही पार्टिकल है जो डिसॉल्व हुए। समझ पा रहे हो कि आपने डाले 100 पार्टिकल पर वो पूरी तरह नहीं टूटे। अगर वो पूरी तरह नहीं टूटे हैं तो उनको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो टूटे नहीं। नाम से जाना कि वीक है तो टूट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है व्हिच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। आप अगर 100 पार्टिकल डालोगे तो 2-4 टूटेगा, 10 टूटेगा, 5 टूटेगा, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जो फेमस है CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बाकी आपको अपने आप पता लग जाएगा समय के साथ। स्ट्रॉन्ग किसे कहा गया है, स्ट्रॉन्ग कहा गया है सब्सटेंस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह टूट जाए। फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी में तुमने नमक डाल दिया, नमक तो भैया नमक तो पानी में घुल जाता है, नमक तो दिखाई भी नहीं देता है, तो नमक पूरी तरह टूट जाता है। अगर आप 10 पार्टिकल डालोगे नमक के तो 10 के 10 टूट जाएंगे, 20 डालोगे 20 के 20 टूट जाएंगे, नमक डिसॉल्व हो जाएगा, नमक गायब हो जाएगा। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, HCl, NaCl, ठीक है ना, सब स्ट्रॉन्ग है। हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये इक्विलिब्रियम में वीक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में वीक के बारे में पढ़ते हैं। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो पहले बच्चों अब जो टॉपिक्स हैं वो रट्टा मारने वाले टॉपिक्स हैं, मतलब याद करने वाले टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। यहाँ से एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अधिकतर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल से, बस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक टॉपिक लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब हमारे पास ये वीक एसिड है जिसके बारे में मैंने बात किया था। अब ये वीक एसिड को हम पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वैसे होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना।
तो टूटने वाला कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पर ये जो साइन है इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा। अब हमें समझना है कि यहाँ पर सी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये सारी बातों को हमें डिटेल से समझना है। पहले बच्चों यहाँ पर सी जो है ना, सी ये होता है मोलैरिटी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये जो एसिड है, एसिड इसको स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, उस मोलैरिटी को हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी बेसिकली मोलैरिटी होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी ये अल्फा का मतलब क्या है समझना, अल्फा का मतलब क्या होता है समझना। देखो मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन दिया कि भैया 25% एसिड है टूटा, एसिड टूटा, हमने जो एसिड है ये एसिड वो 25% ही टूटा है, तो आप यहाँ पे ना अल्फा निकालते हो, और ये अल्फा कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब कितना टूटा, किस हद, डिग्री मतलब हद, हद ऑफ टूटना, हद ऑफ टूटना। तो अल्फा कैसे निकाला जाता है, ये देखो अल्फा का फॉर्मूला बनाया गया परसेंटेज अपॉन में 100, परसेंटेज अपॉन में 100। तो आप यहाँ पर अल्फा निकालोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, परसेंटेज 25%, परसेंटेज अपॉन में 100, अपॉन में 100। अल्फा निकालने का तरीका होता है परसेंटेज अपॉन में 100, तो आपने लिखा 25% अपॉन में 100, तो आंसर आ गया 1/4। तो ये अल्फा क्या बता रहा है, अल्फा बता रहा है कि एक चौथाई टूटा है, 1/4। अल्फा आ रहा है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, देखो 25% का मतलब ही होता है 1/4। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि अल्फा की वैल्यू 1/4 है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना टूट चुका है, तो आंसर है 1/4। यानी अल्फा का मतलब होता है परसेंट बाई 100। तो अल्फा कुछ भी नहीं, एक तरीका है बताने का कि भाई हाफ टूट गया, भाई 1/4 टूट गया, भाई 3/4 टूट गया। तो अल्फा ये तरीका है बताने का। तो अल्फा जो है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम रखा गया है, पर इसका मतलब क्या होता है 1/4, 1/5। जैसे मान लो किसी ने कहा होता कि जी 10% टूटा है जी, 10% एसिड टूटा, तो आप कहते ठीक है जी, आप कहते 10/100, यानी कहते हैं 1/10, तो आप कहते भैया इसका 10वां हिस्सा टूट चुका है, 1/10 टूट चुका है। तो अल्फा यहाँ पर ये सेंस रखता है, यानी कुल मिला के कुछ नहीं रखना, याद रखना है कि सी का मतलब मोलैरिटी, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा निकालने का तरीका, बस बात खत्म। और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। किसी भी एसिड के लिए आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, जैसे आप निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको सी मतलब मोलैरिटी, अल्फा आपको निकालना आता ही है, बस आपका के, जहां पर के का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले बच्चों हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड। अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है समझिएगा, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे H हो, बहुत सारे H, बहुत सारे जिसके अंदर H+ हो, उसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है H3PO4, तो जो H3PO4 इसको समझना, देखो मान लो मेरे पास है H3PO4, तो इसके अंदर से हम एक H निकाल रहे हैं, ये टूट रहा है, तो क्या बनेगा बताओ, H2SO4-, बोलो क्यों, 3 H थे, कितने H है, 2, तो ये टूटा है ना, ये टूटा, एक H टूटा है इसके अंदर से, देखो ये H+ बाहर निकल गया, ये H+ बाहर निकल गया, तो ये बन गया H2SO4, पहले H3 था, अब है H2, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं K1, मतलब यहाँ पर टूटा है ये, तो यहाँ पर आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसका जो टूटने का कांस्टेंट है उसको बोलेंगे K1। फिर पहले बच्चे दोबारा टूटेगा तो एक H+ और निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा, ये बचेगा HSO4-2, -2 क्यों, क्योंकि एक और H बाहर निकल गया, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा K2। मान लो मैंने कहा एक बार और तोड़ दो, अगर मैं इसको एक बार और तोड़ दूं तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो K3 होगा, क्या होगा, अभी बन जाएगा H+ बाहर, अभी हो जाएगा SO4-3, SO4-3, H3P, अच्छा अरे यार HSO4 क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, तुमने बताया यार, दोबारा करवाना पड़ेगा, मैंने गलती कर दी, आई डिड अ मिस्टेक। देखो ये है H3PO4, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, अगर एक H+ बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2PO4-1, क्योंकि अभी हमने एक H को बाहर निकाला है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1। यहां से यहां आना, यहां से यहां टूटने में कांस्टेंट है K1, अगली बार टूटेगा तो कांस्टेंट K2 होगा। कैसे, देखो इसका एक और टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा क्या बताओ, HPO4-2। अगर हम एक और H+ निकाल देंगे बाहर तो क्या होगा, देखो अगर इसके अंदर से एक और H+ बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा H+, और ये क्या हो जाएगा PO4-3, समझ पाए हो। तो हुआ क्या, देखो पहले हमने इसके एक H को बाहर निकाला, फिर इस वाले का एक और H बाहर निकाला, फिर इस वाले का एक और H बाहर निकाला, तो लास्ट में क्या बचा, सिर्फ PO4-3। तो इसके वाले कांस्टेंट को हम K1 बोल रहे हैं, इसके जब ये टूटा तो इसका कांस्टेंट है K2, और ये टूटेगा तो कांस्टेंट होगा K3। तो यहाँ पर क्या-क्या बातें ध्यान देना, देखो प्रॉपर लिखा हुआ है कि जब पहली बार टूटेगा तो बनेगा H+H2, फिर अगली बार में एक H बचेगा, और बाद में सारे H निकल जाएंगे तो PO4-3। तो पहले बार का कांस्टेंट है K1, दूसरी बार टूटेगा तो कांस्टेंट है K2, तीसरी बार टूटेगा तो कांस्टेंट है K3। तो याद रखना, अगर मुझे टोटल निकालना है, मुझे टोटल कांस्टेंट निकालना है, टोटल कांस्टेंट निकालना है K नेट, तो पता क्या होगा, वो K1 * K2 * में K3, ये टोटल अगर निकालना है, इन तीनों को टोटल आंसर निकालना है, तो आप ये मत सोचिए गलत तरीका है। अगर आप सोचोगे K1 + K2 + K3, तो ये गलत तरीका है, ऐड नहीं होता, कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, पहले वाली वैल्यू बड़ी होती है और सबसे छोटी होगी तीसरे बार की वैल्यू, यानी तीसरे बार सबसे कम वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट की वैल्यू। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि पहली बार H3PO4 है, टूटेगा तो H2 बचेगा, फिर टूटेगा तो एक H बचेगा, और लास्ट में एक भी H नहीं बचेगा। आपको इन मुद्दे पे ध्यान देना, ये यहां से यहां तक ध्यान देना है। ये देखो पहले 3 H, फिर 2 H, फिर एक H और एक भी H नहीं। पहली बार टूटा कांस्टेंट K1, दूसरी बार टूटा कांस्टेंट K2, तीसरी बार टूटा कांस्टेंट K3। टोटल कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई करके, ऐड करके नहीं आएगा, और पहला वाला कांस्टेंट हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दूसरा एंड तीसरा। तो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रहेगा। और डिसोसिएशन अकर स्टेप वाइज होता है, पहले एक फिर एक फिर एक। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ये टॉपिक ना पढ़ के दिमाग में रखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बनते, ठीक है। ऊपर से न्यूमेरिकल्स तो मैं अलग से कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा वही एग्जाम में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक टेक्निक सीख लो। एक टेक्निक क्या है प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों ऐसा, P और यहाँ ब्रैकेट माइनस लॉग यहाँ ब्रैकेट, ये बड़ा एक टेक्निक होता है। अब तुम लॉग सॉल्व तो जानते नहीं हो, लॉग सॉल्व करने की वीडियो में यूट्यूब पे डाल चुका हूं, देखना तो देख लेना, अदरवाइज एग्जाम में के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुन लो, मान लो कि हमें बोला ये टॉपिक याद कर लो, P ब्रैकेट माइनस लॉग। मान लो अगर मैं यहाँ पर H+ लिखूंगा, H लिखूंगा H, तो यहाँ पर आपको उसका H+ लिखना है बस। तो PH का मतलब होता है माइनस लॉग H+। चलो अब इसी ब्रैकेट में मान लो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में मैंने OH लिखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH माइनस, बस। तो POH का मतलब होता है माइनस लॉग OH। अच्छा मान लो मैं इस ब्रैकेट में लिखूं PKA, ए क्या है बताओ, PKA क्या है, कांस्टेंट ऑफ एसिड,
तो आंसर क्या आएगा? माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए। दिखा है? यानी कि कुल मिला के याद रखो, ये पी ब्रैकेट माइनस लॉग ब्रैकेट, यहां एच डालेंगे तो यहां भी एच प्लस आएगा, ओएच डालेंगे तो ओएच माइनस आएगा। लाइक मैंने पी के ए डाला, पी के ए आ गया। मान लो मैं पी के बी डालो, बी किसके लिए होगा? बेस के लिए, कांस्टेंट फॉर बेस। केबी का मतलब क्या सुन लो, केबी का मतलब है कांस्टेंट फॉर बेस। जैसे के का मतलब मैंने बताया था आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर एसिड टूट सकता है तो बेस भी तो टूट सकता है ना। तो केबी का मतलब होगा, देखो इसका भी फॉर्मुला सेम ही होगा, केबी का फॉर्मुला भी सेम ही होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, है ना। जैसे के का फॉर्मुला था सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सेम ही फॉर्मुला। इन सब के ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो केबी अगर पी के बी तो माइनस लॉग के बी। मान लो वाटर, वाटर भी तो टूट सकता है ना। पानी, आपको पता है पानी टूटता है, किसको नहीं पता? पानी टूटता है एच प्लस और ओएच माइनस में, पानी भी टूटता है। तो पानी के लिए कांस्टेंट को क्या बोल देंगे हम? के डब्ल्यू। क्या बोल देंगे? के डब्ल्यू क्या हुआ? कांस्टेंट फॉर वाटर। तो इसका आंसर होगा माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो यही एक तरीका है बेटा पीएच स्केल, और कुछ नहीं होता। पीएच स्केल रिलेशन कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है ये। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बस पीएच। तो पीएच का फॉर्मुला होता है माइनस लॉग एच प्लस, बस। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ फैक्ट्स याद कर लेना आप लोगों ने। पीएच स्केल अगर आपको याद हो, पीएच स्केल में क्या होता है? 7 होता है न्यूट्रल, 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 0 से 7 तक एसिडिक होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? बेस, बेसिक। तो अगर प्यारे बच्चों पीएच, पीएच मतलब एसिडिक वाला, और पीओएच बेसिक वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 14 आएगा, ये ध्यान रखना। तो पीएच और पीओएच को ऐड करके आंसर 14 आता है। और एक और छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात, देखो कांस्टेंट ऑफ एसिड पीकेए, पीके क्या है बेटा? कांस्टेंट फॉर एसिड, पीकेबी, और ये है कांस्टेंट फॉर बेस। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वाटर मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये भी याद रखना। यानी कि पीएच और पीओएच को ऐड करके 14 आता है, पीकेए और पीकेबी को ऐड करके पीकेडब्ल्यू आता है। डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर का डिसोसिएशन, पीकेडब्ल्यू। यहां पर पीकेडब्ल्यू आएगा, पीकेडब्ल्यू। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो बहुत कठिन हो गया सर, हम नहीं कर पाएंगे। सर भाई तुम्हें याद ही करना है, इसके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है। मेन क्या है पूरे एग्जाम के लिए? पूरे एग्जाम के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो फालतू है, फालतू, हटाओ इसको, याद रखना बस। पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, और एसिड का कांस्टेंट प्लस बेस का कांस्टेंट जोड़ेंगे तो वाटर वाले के बराबर आएगा, पीके प्लस पीकेबी, एसिड प्लस बेस इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। सो अब हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉमन, अच्छा इससे पहले आपको ये सब क्लियर है ना कि कुछ भी नहीं है भाई। आप अगर पी के बगल में जो भी डालोगे लॉग के बगल में आ जाएगा, और पीएच एंड पीओएच को ऐड करके 14 आता है, और एसिड और बेस को ऐड करके वाटर आता है, बस। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आते कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते पीएच ये सब चीजें। अब प्यारे बच्चों हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन चल रहा है, ये आपके पास एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें CH3COH और ये CH3CO माइनस और यहाँ पर H प्लस, यानी जो एसिड है टूटा हुआ है। और मान लो बाहर से, अब बाहर से इसके अंदर कुछ ऐड कर दो, मैंने बाहर से H प्लस ऐड कर दिया, मैंने बाहर से H प्लस ऐड किया है बाहर से। देखो पहले से यहाँ पर ये वाला पहले से था, ये वाला पहले से ही है, और हमने बाहर से ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या हुआ? एक्स्ट्रा ऐड करने से ये हुआ कि इसके अंदर H प्लस बढ़ गया, यहाँ पर H प्लस की मात्रा इंक्रीज हो गई। और अगर इस तरफ H प्लस बढ़ गया, अगर इस तरफ H प्लस बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड। याद करो, याद करो, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर बढ़ जाए तो रिएक्शन पीछे जाएगा, अगर इधर का बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑन एडिंग HCl, मान लो हमने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया, अगर मान लो इसके अंदर हमने HCl ऐड कर दिया, बाई चांस मैं समझाता हूं आपको, मान लो यहाँ पर मैंने HCl ऐड कर दिया, तो HCl ऐड करने से क्या होगा? ये जो H प्लस है, H प्लस, ये H प्लस कॉमन हो जाएगा, कॉमन H प्लस आयन। H प्लस क्या होगा? कॉमन। कॉमन होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, H प्लस कॉमन होने का मतलब कि H प्लस एक्स्ट्रा हो गया, H प्लस इंक्रीज हो गया। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाता है, इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है? रिएक्शन पीछे भाग जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के तौर पे ये NH4OH है, अगर एडिशन ऑफ NH4Cl कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं NH4Cl डालूंगा तो NH4 प्लस Cl माइनस, अगर मैं डाल दूंगा तो क्या होगा? ये NH4 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो रिएक्शन कहां भाग जाएगा? बैकवर्ड भाग जाएगा, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमारे सिलेबस में कहा गया है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया इसका लेना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब तुम बोलोगे सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट है, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डालना, पानी डालना। अब दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आते, सिलेबस से इसको हटा चुके हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है समझिएगा ध्यान से, कि हमें सॉल्ट बनाना पड़ता है। पहले हम सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट हम कैसे बनाएंगे वो बता दूं आपको पहले फटाफट। देखो तो हम लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यानी हमें एक वीक एसिड लेना है। देखो सॉल्ट बनाने का तरीका देखो, अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले हमें करना है सॉल्ट मेकिंग, सॉल्ट मेकिंग। अब ये जो सॉल्ट मेकिंग है, ये कैसे होगा समझते हैं ध्यान से। देखो सॉल्ट मेकिंग के लिए तरीका क्या लिया गया? आप लोग एक वीक एसिड, तो चलो हमने लिया ये वीक एसिड, ये लो हमने लिया एक वीक एसिड, तो ये हमारे पास एक वीक एसिड है। देखो सॉल्ट मेकिंग समझो, सबसे पहले वीक एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे कि हमारा ये बचपन से जानते हो आप, ये बेस है NaOH, तो एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को मिलाने पर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एसिड बेस मिलाने से सॉल्ट मिलता है, तो इन दोनों को मिलाने से हमें सॉल्ट मिलेगा, तो सॉल्ट ये होगा CH3COO माइनस Na+, ये सॉल्ट होगा। ये सॉल्ट बना कैसे? ये देखो, ये सॉल्ट ऐसे बनता है कि ये H और OH मिलकर बनाते हैं पानी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस H2O। तो बेटा ये HOH मान लो H2O बन गए, ये H2O बन के निकल गए, ट्रिक सुन लो ट्रिक। तो बचा क्या? CH3COO Na, तो CH3CO माइनस Na+। तो प्यारे बच्चों ये आपका सॉल्ट है। अब जब हम सॉल्ट बना लेते हैं सॉल्ट, तो हमारे हाथ में सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट में क्या करेंगे हम? देखो जैसे मैंने कहा ये सॉल्ट है हमारा, ये हमारा सॉल्ट है CH3COO माइनस Na+। अब ये सॉल्ट बन गया ना, अब इस सॉल्ट में पानी डालेंगे। जब आप इस सॉल्ट में पानी डालोगे तो ये कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी सबसे पहले सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बना के उसमें पानी डाल देते हैं तो कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब पानी डालोगे तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन है बेटा, ये सॉल्ट ही है।
अब तो बोलोगे सर यहाँ तो आपने Na+ लिखा है, इसके अंदर Na+ नहीं है, उसकी टेंशन मतलब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास सॉल्ट है, ये एक्चुअली में सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और ये हमने पानी डाला तो ये कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जब हम सॉल्ट में पानी डालेंगे तो हमें ये मिलेगा CH3COOH और इधर मिलेगा OH-। अब ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखने की जरूरत है क्योंकि ये सिलेबस में बहुत कम है। तो जब आप सॉल्ट में पानी डालते हो कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन याद रखना है और सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक क्योंकि OH- हमें बाहर मिलता है, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक और इसको बोलते हैं अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। तो बेटा ये आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, बस आप इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगली बार देखो क्या होगा, अगली बार क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, इन दोनों को मिलाने पर मिलता है NH4Cl-, ये हमारा सॉल्ट है। पहले हमने सॉल्ट बनाया, फिर जो सॉल्ट है सॉल्ट में NH4+ सॉल्ट है बेटा, इस सॉल्ट में हमने NH4+ ये माने सॉल्ट है, जब इस सॉल्ट के अंदर पानी डालेंगे तो पानी डालने से आपको ये मिलेगा NH4OH एंड H+। पानी डाला ना, हमने पानी डाला है, तो ये रिएक्शन याद रखना है और सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है क्योंकि यहाँ पर H+ हमें मिलता है और इसको बोलते हैं कटाइनिक हाइड्रोलिसिस इसको बोला जाता है। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी पहले सॉल्ट बनाओ और सॉल्ट के अंदर पानी डाल दो। अगला है प्यारे बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पहले हम वीक एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे, इससे बनाएंगे सॉल्ट। पहले हम वीक एसिड लेंगे, वीक बेस लेंगे और उससे बनाएंगे हम सॉल्ट। और जो सॉल्ट बनाएंगे तो जो अगर सॉल्ट बना के अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। मे शो स्लाइट एसिडिक और बेसिक। देखो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है, छोटी सी टॉपिक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए कि अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है, पानी डालना, इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे पानी डाल के तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल। इस बात को ध्यान रखना, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले जो अगला टॉपिक है हमारे पास बफर सॉल्यूशन। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखो जैसे कि भगवान को पता था, देखो भगवान ने इंसान की बॉडी को जब भगवान ने बनाया, ये इंसान की बॉडी है, तो बॉडी बनाते वक्त क्या बोला कि इंसान का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 ही होना चाहिए, जो ब्लड का पीएच है। मतलब हमारा जो ब्लड का पीएच है वो बेसिक होना चाहिए। बेसिक मतलब कितना, 7 के आसपास, न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे, हल्का सा बेसिक होना चाहिए। भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे बनाया कि हमारा खून होगा बेसिक। अब प्रॉब्लम पता क्या होता है कि भगवान ने बोला ठीक है बॉडी का पीएच इनके बीच में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, कभी कुछ खाया, कभी पिज्जा खा रहे, कभी बर्गर, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कभी कुछ पी रहे, कभी कुछ खा रहे। इस वजह से ना हमारा पीएच बदल सकता है। सपोज करो किसी की बॉडी का पीएच अगर 3 हो जाए खाने पीने से, उसने बहुत कुछ खा लिया, बहुत एसिडिक चीजें खा ली, डेली खा रहा है और मान लो उसका पीएच 3 हो जाए तो वो इंसान मर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए पीएच इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पर बॉडी बहुत बीमार पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो मर भी सकता है। तो भगवान को ये आइडिया पहले से ही था कि मैं इंसान को बना रहा हूं लेकिन इंसान अपनी बॉडी के साथ गड़बड़ी करेगा। तो भगवान ने क्या किया समझना, हमें ना एक आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद क्या है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है समझिएगा। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी चीज होती है, बफर सॉल्यूशन रजिस्ट रोकता है चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अगर अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत एसिड, थोड़ा बहुत बेस एक्स्ट्रा रख लोगे तो उसको खत्म कर देगा। कौन कर देगा, बफर सॉल्यूशन। उसको रोक देगा, चेंज को रोकेगा। तुम्हारे जो ब्लड का बेसिक मतलब तुम्हारे ब्लड का पीएच लेवल चेंज होने नहीं देगा ताकि तुम बीमार ना पड़ो। यानी कि हमारे शरीर में भगवान ने क्या डाल रखा है, बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि जब भी हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो उसका असर नहीं होने देता है, आसानी से असर नहीं होने देता है। तो बफर सॉल्यूशन रजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। जब थोड़ा बहुत एसिड बेस आप खा लेते हो ना तो पीएच हमारी बॉडी का चेंज नहीं होता है बफर सॉल्यूशन की वजह से। अब देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है समझिएगा। तो एसिडिक बफर, देखो बफर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशन रोकता है, पीएच चेंज नहीं होने देता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो ये जो बफर सॉल्यूशन के टाइप समझो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड। एक तो वीक एसिड होगा एग्जांपल के तौर पे, एंड सॉल्ट होगा, सॉल्ट ये सॉल्ट है बेटा CH3O- Na+, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक बफर में ऐसा होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एक वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास एसिडिक बफर का। तो कुल मैं बताऊं एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन बस कि एक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे अंदर या कहीं पर भी पीएच को चेंज होने से रोकता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। आप नोट कर लो। फिर प्यारे बच्चों दोबारा बोल रहा हूं, ये सब टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब देखो बेसिक बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन जब वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो, ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना। तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ, जो फैक्ट्स है उनको तो याद ही करना पड़ता है ना। अब देखो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन क्या होता है। देखो बफर सॉल्यूशन का मतलब पता है ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा, पर न्यूट्रल किसे कहते हैं, देखो न्यूट्रल जब इसमें वीक एसिड और वीक बेस मिलाया हो, है ना, वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे हमारा वीक एसिड है और ये हमारा वीक बेस है तो इससे बनेगा न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। आप प्लीज इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों फाइनली एक टॉपिक है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अभी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी ना एक प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज करो कोई AB नाम का कोई केमिकल है, कोई AB नाम का केमिकल है और ये ब्रेक हो गया A+ एंड B- में। और हमने क्या माना कि इनका जो सॉलिबिलिटी है, देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है समझना। जैसे कोई चीज हम पानी में डालते हैं, जैसे मान लो हमने कोई चीज पानी में डाला तो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो यहां पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में यहां पर चीज में लिखूंगा S, जैसे A के नीचे S और B के नीचे भी S। तो ये S क्या होता है समझना, इस S को हम एक प्रकार से सॉलिबिलिटी बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। लेकिन ये मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी एक प्रकार से मोलैरिटी होता है, मोलर कंसंट्रेशन एक प्रकार से मोलैरिटी होता है। यानी हम मोलैरिटी बोल सकते हैं या एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको अमाउंट।
ये जो सॉलिबिलिटी है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट। तो आप ऐसे समझो कि हमने बोला कोई ए बी नाम का, हमने उसको पानी में डाला, पानी में डालने पर ए का जो सॉलिबिलिटी है एस है, कि ए एस सॉल्युबल हुआ, एस अमाउंट है, बी की सॉलिबिलिटी भी एस है। तो यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे देखो ये देखो, मैं समझो ना, एस का मतलब है सॉलिबिलिटी, तो यहां पर एस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट, कि ए जो है पानी में इतना सॉल्युबल हुआ और बी की सॉलिबिलिटी है इतनी। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो आप बोलोगे देखो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और ये एस है, तो एस की पावर 1, ये पावर 1 और इस वाले एस, एस की पावर 1, तो ये आ गया के, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर तुम बोलोगे सर इसके नीचे तो ए बी भी आएगा ना, ए बी, लेकिन मैं आपको बता दूं ए बी की वैल्यू आपको 1 लेनी है। अब तुम बोलोगे 1 क्यों लेते हैं? तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था, जब प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो तो उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है। तो पहले बच्चों यहां पर ए बी जनरली आपको सॉलिड मिलेगा, सॉलिड, प्योर सॉलिड। अगर ये सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1, तो नीचे हमारा 1 आएगा। अब नीचे 1 आएगा तो ये क्या है? देखो ये है एस इंटू में एस, एस इंटू में एस, एस स्क्वायर। तो ये सॉलिबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन है, एस इंटू एस, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको, क्योंकि सॉलिबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका नाम रख दिया गया है केएसपी। केएसपी मतलब कि यहां पर सॉलिबिलिटी का प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे वाली वैल्यू तो 1 है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है समझ पाए? ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, जहां पर अमाउंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि ए है जो उसकी सॉलिबिलिटी है एस, वो एस सॉल्युबल है, बी की सॉलिबिलिटी भी एस, उसकी सॉलिबिलिटी एस है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो कुल मिला के ये है, मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कहीं लिखा हुआ है A2B3, आपके पास A2B3 है और ये टूट जाए, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? 2A प्लस एंड 3B माइनस। तो ए की सॉलिबिलिटी को आपको एस मानना है, गलत, यहां हो जाएगी गलती। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर यहां पर 2 लिखा है तो आपको 2s मानना पड़ेगा, कि भाई सॉलिबिलिटी है 2s, 2a है ना इसलिए 2s। अगर यहां पर सॉलिबिलिटी है s, s नहीं 3 है, 3, तो आपको लिखना पड़ेगा 3s। ऐसे याद करो, यहां पर 1a है, नहीं 2a है इसलिए 2 बार सॉलिबिलिटी, यहां पर 3b है इसलिए 3 बार सॉलिबिलिटी। अब मुझे लिखना है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे इस चीज को समझना। यह है 3s, लेकिन जो 3s की पावर 3 है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि जो भी अमाउंट है उसकी पावर आएगा कोफिशिएंट। तो देखो ध्यान से, 3s की पावर आपको 3 लिखनी पड़ेगी, एंड दूसरा है 2s, तो आप लिखेंगे 2s और इसकी पावर होगी 2। ये बात ध्यान रखना, यानी कि सर ये 2 मल्टीप्लाई भी होगा, ये 3 मल्टीप्लाई भी होगा, और ये 2 पावर में भी आएगा और 3 पावर में भी आएगा। और नीचे आपको डिवाइड किससे करना है? नीचे आपको डिवाइड करना है A2B3 जो कि 1 होगा। तो यहां पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा? KSP। यहां पर KSP जो आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4s स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब 27, 27s3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 104, 7 चौका 28 के 8 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108, ठीक है, 108 s की पावर 5, यही इसका आंसर है KSP। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान देना है कि जो भी यहां पर नंबर्स होंगे, क्योंकि ये 2a 3b, तो 2s और ये 3s, तो 3s की पावर 3 और 2s की पावर 2, यानी कि जो नंबर्स होते हैं कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई भी होगा और पावर में भी आएगा। समझ पाए? तो ये था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बारे में और भी बातें हम करते हैं। अब देखो ये जो KSP है ये क्या काम आता है। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन ऐसा आया कि मेरे पास है AgCN और मुझे बोला कि भाई देखो Ag प्लस और ये Cn माइनस, एग्जांपल के तौर पे बोला कि देखो, समझना ध्यान से, मुझे किसी ने बोला कि देखो इसकी सॉलिबिलिटी ऐसा है, इसकी सॉलिबिलिटी ऐसा है, दोनों की सॉलिबिलिटी है s, और मुझसे बोला कि इसका जो KSP है, इसका जो KSP है 40, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी है सॉल्व करके आंसर 40 आ रहा है। फिर मुझे बोला कि दूसरा क्वेश्चन है जी, दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो कुछ भी हो सकता है, सपोज करो A2B, कोई A2B नाम का केमिकल है, मतलब सब्सटेंस है, और ये टूट गया है 2a प्लस एंड b माइनस में, इसकी सॉलिबिलिटी 2s होगी और इसकी सॉलिबिलिटी होगी s, क्योंकि ये 2s है और ये s है। बोलेगा कि इसका जो KSP है वो मान लो बोल दे कि 80 है, तो यहां पर KSP की वैल्यू कम है, यहां KSP की वैल्यू ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों जहां पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं SP, ये वाला मोर सॉल्युबल होगा, यानी इसकी मोर सॉल्युबल है। तो इस बात को समझे कि अगर किसी की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होती है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, तो हमें KSP यही आइडिया देता है। तो KSP से आप आइडिया लगा सकते हो कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। अब इसके ऊपर ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि आपसे बोले कि देखो भाई मेरे पास ना कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोले कि भाई मेरे पास ना AgCN है और AgCN ना Ag प्लस एंड Cn माइनस में टूट गया, ओके जी, और आपसे ये बोले कि देखो कि इसका जो KSP है, इसका जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इसका जो KSP है वो 4 है, तो फाइंड सॉलिबिलिटी, फाइंड सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब आपको S फाइंड करना है, S। तो आप S कैसे फाइंड करोगे? आपको KSP दिया हुआ है, आपको S फाइंड करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? देखो भाई इसकी सॉलिबिलिटी होगी 1s, इसकी सॉलिबिलिटी भी होगी 1s। फिर आप सॉल्यूशन में लिखोगे कि सर ने हमें सिखाया था KSP का फॉर्मूला क्या होता है। KSP का फॉर्मूला होता है, सर ने कहा था कि जैसे ये Cn है तो इसका 1s है, तो 1s की पावर 1, ठीक है सर। फिर सर ने कहा था ये भी 1s है और इसकी पावर भी 1 होगी, 1s की पावर 1, और नीचे तो 1 ही होता है, इसके बदले नीचे 1 आता है। तो आप बोलोगे देखो KSP की वैल्यू रखिए 4, तो आप यहाँ पर 4 पुट कर दोगे KSP की जगह पे, और ये s इंटू s का स्क्वायर, तो यहाँ से s जो है ना वो क्या आ गया है 2, तो s का स्क्वायर अगर 4 है तो s 2 आएगा बेटा। तो हम बोलेंगे हमारा जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी का जो वैल्यू है, सॉलिबिलिटी वो है 2 मोल्स पर लीटर। अब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोल्स पर लीटर बेटा मोलैरिटी होता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझते हैं कि कैसे हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्या क्या समझ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सॉलिबिलिटी निकालने के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब पहले बच्चों हम लास्ट टॉपिक में है, लास्ट टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट वर्सेस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सीखने के लिए आप ऐसे आ जाओ कि आप लोगों ने मुझसे ये सीखा था, एक था केसी, ये केसी होता है बेटा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम, केसी इक्विलिब्रियम पर हम बोलते हैं कि भाई जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो जो कांस्टेंट होगा उसका नाम होगा केसी। फिर एक हम लोगों ने पढ़ा था क्यूसी, क्यूसी होता है किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर,
और दोनों का मेथड सेम होता है। मान लो अगर लिखा हुआ है कि भाई a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहाँ पर दो एरो है, दो एरो का मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यहाँ पर आप केसी निकालते हो ऐसे करके कि भाई d की पावर 1 c की पावर 1 और a की पावर 1 b की पावर 1। सेम, बस यहाँ पर क्या फर्क होगा कि a प्लस बी एक एरो होगा, बस यहाँ पर एक एरो होगा आपको, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आया है, हम किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर हम क्यूसी निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो क्यूसी कुछ ऐसा होगा, c की पावर 1 d की पावर 1 a की पावर 1 और b की पावर 1, यानी कि हमारा जो केसी है और क्यूसी है, समझना केसी और क्यूसी दोनों एक्जैक्टली सेम तरीके से निकाले जाते हैं, बस ये तब जब इक्विलिब्रियम हो, दो एरो हो, और ये तब निकालते हैं जब सिर्फ एक एरो हो, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, मैंने बताया था। अब सेम हमारी सिचुएशन यहां पर है, यहां पर क्या है, देखो एक है हमारे पास केएसपी और एक है प्यारे बच्चों केआईपी। अब केएसपी कब निकाला जाता है, जब आपको ऐसा लिखा हो कुछ कि जैसे एजीसीएन है और ऐसे बोल दे एजी प्लस सीएन माइनस, यानी यहां पर जब दो एरो हो, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो हम केएसपी निकालते हैं, और तरीका क्या होगा, इसका 1s इसका 1s, तो केएसपी हमारा होगा s की पावर 1 s की पावर 1, और यही इसका आंसर है। वैसे बेटा केआईपी, यहां पर आईपी का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट। अभी जो आयोनिक प्रोडक्ट है ये भी सेम चीज है, लेकिन यहां पर क्या होगा, मान लो एजीसीएन लिखा है तो एजीसीएन में सिंगल एरो होगा, यहां पर सिंगल एरो होगा, यानी कि जैसे क्यूसी था वैसा ही है ये। अब मान लो इसका करने का तरीका क्या होगा, 1s, तो केआईपी आप निकालोगे, केआईपी क्या हो जाएगा 1s की पावर 1 1s की पावर 1, यानी सर आप ये कह रहे हो केएसपी और केआईपी दोनों का मेथड सेम है, बस फर्क क्या है, यहां पर दो एरो होते हैं और यहां पर एक एरो। दो एरो का मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम पर खड़े हो, दो मतलब ये वाला जो इक्विलिब्रियम के लिए होगा और ये वाला है कि भैया कभी भी निकालो, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो जैसे केसी और क्यूसी था वैसा ही है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना है। देखिए अगर कभी केआईपी की वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या होगा, तो प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर दही जम जाएगा, दही, इस रिएक्शन के अंदर दही जम जाएगा। दही जमने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीजें ना इकट्ठा हो जाएगी, दही की तरह जम जाएगा, उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। मतलब रियल में दही नहीं जमेगा, तो ये सोचो, बस सोचो कि दूध आएगा यहाँ पे, दूध फटेगा, दही बनेगा, ऐसा नहीं है। हकीकत में यहाँ पर जो भी केमिकल है वो इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा ऐसे जमा हो जाएंगे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब अगर कभी केआईपी की वैल्यू छोटी हो जाए केएसपी से, तो कुछ भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, यानी आपका ऐसे रहेगा, बस यहाँ पर दही जैसा जमेगा नहीं, प्रेसिपिटेशन मतलब दही जैसा जमना। फिर है केआईपी इक्वल टू केएसपी, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब एक प्रकार से इक्विलिब्रियम आ गया है, जब ये दोनों बराबर है तो एक प्रकार से इक्विलिब्रियम आ गया है, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, यानी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पानी है, इस पानी के अंदर समझना, इस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच डाला चीनी, वो घुल गया, 2 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, आपने 10 चम्मच चीनी डाला, वो घुल गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप चीनी डालोगे तो चीनी घुलेगा नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं भाई अब चीनी नहीं घुल पा रहा है। मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इसके अंदर आप चीनी डालोगे तो चीनी आपको दिखाई देगा, घुल नहीं रहा है। तो जब चीनी नहीं घुल रहा होता है तो हम कहते हैं भाई सॉल्यूशन अब सैचुरेट हो गया है, अब इसके अंदर चीनी आप नहीं डाल सकते। तो देखो केआईपी और केएसपी का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से इक्विलिब्रियम आ गया है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसके अंदर कुछ भी डिसॉल्व नहीं करवा सकते आप, ये मतलब होता है सैचुरेटेड का मतलब। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो कि किसी ने क्वेश्चन दिया कि भैया मेरा जो केआईपी है वो 40 है और केएसपी है जो मेरा 30 है, तो आपने क्या समझा कि केआईपी की वैल्यू ज्यादा है, केआईपी ज्यादा है, केआईपी 40 है, ज्यादा है, तो केआईपी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि इसके अंदर आपको नीचे दिखाई देगा, प्रेसिपिटेशन जमा हुआ दिखाई देगा बीकर के अंदर। तो इस प्रकार से हमने सारा कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं बचा, मजा आ गया। तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी का एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया।